क्यों रह जाना था? काम पे की पनौती है या बंदा पनौती है? अब क्यों पनौती है, बंदा पनौती है। ये भी हो गया, अच्छा हो गया, थैंक यू भाई साहब। चलो बेटा, वो हो चुके। मैंने अभी इंट्रोडक्शन तो शुरू कर दिया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की थी, इसलिए दोबारा मुझे सारे बच्चों के लिए एक दफा दोबारा बताना पड़ेगा। कैपिटल गेन में 3 कंडीशन है टैक्स लगने के लिए। पहली, गेन आना चाहिए। दूसरी, रियलाइज्ड गेन हो, डिस्पोजल पे हो, अनरियलाइज्ड ना हो। तीसरी, कैपिटल एसेट बिके, एसेट कैपिटल गेन एसेट हो। तो गेन, डिस्पोजल और कैपिटल एसेट 3 कंडीशन है। इस हेड के अंदर 2 किस्म के एसेट्स को टैक्स किया गया है। एक वो जो कैपिटल एसेट है, जिसकी डेफिनेशन अभी आ रही है, जिसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है, अभी हम कवर करेंगे, उसी पे तो सारा न्यूमेरिकल बनता है। ये देखें, ये कैपिटल एसेट्स है, ये कैपिटल एसेट्स। मगर इसका दूसरा पार्ट भी है, जिसमें कैपिटल गेन किस पे कैलकुलेट होता है, सिक्योरिटीज पे। तरीका वही सेम है, इसके भी 3 कंडीशन है, गेन, डिस्पोजल और सिक्योरिटीज। एसेट चेंज हो गया, इसका मतलब कैपिटल गेन में 2 किस्म के एसेट्स आएंगे, कैपिटल एसेट्स और सिक्योरिटीज। दोनों केसेस में बिकना जरूरी है, अनरियलाइज्ड गेन टैक्स नहीं होगा। यानी अगर नहीं बिका, मार्क टू मार्केट किया, इन्वेस्टमेंट मार्क टू मार्केट मार्केट होती है, करते हैं ना। तो अगर आपके ईयर एंड पे शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई मगर बेचे नहीं, फिर भी गेन होता है। टैक्स इस गेन को नहीं मानता। टैक्स कब मानेगा गेन को, जब वो बिके। ऑनलाइन ठीक है बेटा। तो अगर आपने कैपिटल एसेट के डेफिनेशन और सिक्योरिटी की डेफिनेशन समझ ली, सबसे ही हेड हो गया सारा कुछ उसमें। मगर वहां जाने से पहले जरूरी क्या है, चंद चीजें मैं आपकी, क्योंकि जो पढ़ा रहा हूं तो मैं नोट भी करता हूं। ओके, की पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या आया, कैपिटल गेन डील्स विथ टू टाइप ऑफ एसेट्स। कौन से एसेट्स है वो, एसेट्स जो कैपिटल एसेट्स कहलाएंगे, एंड एसेट्स वो जो सिक्योरिटीज कहलाएंगे। ये पहला पॉइंट। ऑनलाइन ठीक है बेटा। पहला पॉइंट ये था, ओके हो गई बात। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इस हेड में टैक्स होने के लिए, इस हेड में टैक्स होने के लिए जरूरी क्या है, 3 कंडीशंस का फुलफिल होना। इधर क्या भाई, मर्ज एंड सेंटर आ रहा है, ये इधर चला गया इसको। अच्छा जी, 3 कंडीशंस। कौन सी कंडीशन से 3 भाई, टैक्स होगा जब गेन है, किस चीज पे, डिस्पोजल पे, और कैपिटल कैपिटल एसेट या सिक्योरिटी, जो ऊपर लिखा था। सही हो गया। बार बार बाद में कर लूंगा, चलो लाइन कर रहा था हर एक चीज। ओके, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, अब एक बात बताएं, अनरियलाइज्ड गेन या लॉस मीन्स एसेट नॉट डिस्पोज्ड।
बताएं क्या होता है? नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय टैक्स लॉ, विच मीन्स क्या होगा? विच मीन्स के गेन नॉट टैक्स्ड एंड लॉस नॉट डिडक्टेड। ये लिखा हो गया भाई? ऐसा ही है ना? ओके, वापस जाएं। अब आता है एक पॉइंट, और दोस्तों ये पॉइंट है कि तीनों पे वापस नहीं, ये है, तीनों पे वापस जाते हैं। आते हैं सबसे पहले गेन कैलकुलेट कैसे होता है। गेन को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है भाई? क्योंकि गेन होना जरूरी है, डिस्पोजल होना जरूरी है, और कैपिटल एसेट या सिक्योरिटी होना जरूरी है। पहला क्या था? गेन। गेन गेन कैसे कैलकुलेट होगा? गेन कैलकुलेट करने का तरीका ये है, सबसे पहले एसेट की होगी सीआर, इसे करेंगे माइनस। क्या माइनस करेंगे? कॉस्ट। ठीक है, ये है इसका फर्क। डब्ल्यूडी भी नहीं आ सकती क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। अब इसी फॉर्मूले पे रुके, सीआर क्या होगा? सीआर क्या होगा? सीआर होगा एक्चुअल अमाउंट और फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। ये एक एग्जामिनेबल पॉइंट आ गया। वो कहेगा इसने कैपिटल एसेट बेचा 1 लाख का, फिर देखा फेयर मार्केट उसका था 2.5 लाख, 2.5 लाख नहीं। ऑनलाइन बेटा दूसरी बात इसमें आ रही है कॉस्ट के मुतालिक। कॉस्ट के मुतालिक दूसरी बात आएगी, कहता है कॉस्ट में क्या आएगा। ये देखिए सीआर के बारे में ये बात लिखी है, लिखिए जी आए कॉस्ट। कॉस्ट के बारे में कहते हैं 2 बातें याद रखें। अगर तो कॉस्ट में कोई ऐसा अमाउंट है जो कि कॉस्ट का हिस्सा बना हुआ है, मगर पहले ही किसी और हेड में डिडक्ट हो चुका है, वो कॉस्ट का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है। 2 जगह से डिडक्ट होगा या एक जगह से? एक्सपेंडिचर एक दफा इनकर हुआ तो एक जगह से डिडक्ट होगा ना, 2 जगह से तो नहीं ना। तो कॉस्ट में वो एक्सपेंडिचर एड नहीं होगा जो ऑलरेडी किसी और हेड में डिडक्ट हो चुका है। जैसे आपने शेयर परचेज किए, उसमें कमीशन की पेमेंट की, अगर कमीशन को बिजनेस से माइनस कर चुके हो तो क्या शेयर की कॉस्ट में ऐड करोगे? ब्रोकर को कमीशन पे किया आपने शेयर परचेज करते हुए, मगर कमीशन का अमाउंट बिजनेस इनकम से माइनस भी कर चुके हो, डिडक्ट भी कर चुके हो, मगर फिर शेयर की कॉस्ट में भी ऐड कर रहे हो। तो जब कॉस्ट में ऐड करोगे तो दूसरी दफा डिडक्शन लेने जाओगे क्या? यही बात थी। जाता नहीं है, मगर अगर चला गया तो फिर 2 दफा थोड़ी डिडक्शन मिलेगी। कॉस्ट में वो अमाउंट भी ऐड नहीं हो सकता जिसने सेक्शन 21 ने डिसअलाउ किया। सेक्शन 21 वो 22 डिडक्शन जिसमें हमने इतनी मेहनत करके याद किया, उसकी शीट भी बनाई आज हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट है 21। मतलब उसमें जो लिखे हुए एक्सपेंस है ना, उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। क्लियर? हाँ वो सारे। अब आ गया गेन। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट इज अलाउड डिडक्शन। इसका मतलब गेन होगा ऐड करेंगे, लॉस होगा तो डिडक्ट करेंगे। कैसे डिडक्ट करेंगे, किस चीज से करेंगे? हमारे पास 2 एसेट्स हैं, एक में गेन एक में लॉस, तो लॉस को डिडक्ट करेंगे। गेन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जामिनेबिलिटी का था वो सीआर वाला था, फेयर मार्केट वैल्यू वाला। आगे जाते हैं, ये बात नोट करें,
डिस्पोजल किससे कहते हैं? डिस्पोजल का मतलब सिर्फ बेचना नहीं है। सोल्ड, एक्सचेंज्ड, ट्रांसफर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, कैंसल्ड, रिडीम्ड, रिलिंक्विश, डिस्ट्रॉय, लॉस्ट, एक्सपायर, सरेंडर, कोई भी वे जिसमें वो अब आपकी ओनरशिप में नहीं रहा, वो डिस्पोजल। गेन या लॉस कैलकुलेट करो। एक एसेट जल गया, डिस्पोज्ड। चोरी हो गया, डिस्पोज्ड। एक लाइसेंस था, कैंसिल हो गया, डिस्पोज्ड। आपने वापस कर दी कोई चीज, आपका राइट था, सरेंडर किया आपने, डिस्पोज्ड। यहां तक के डिसीज्ड इज ट्रीटेड एज डिस्पोजिंग ऑफ द एसेट। अगर उसने पैसे दे दिया ना, ट्रांसफर कर दिया, तो कहा गया वो मदे के गया है, वो भी डिस्पोज्ड। एक बंदे की डेथ हो गई, एसेट किसके पास चला गया? तो डिस्पोज कर दिया उसने, मगर उस पर टैक्स नहीं लगेगा आपको। हाँ, उस पर टैक्स नहीं है, वरना वो कहेंगे कि इसको कवर में नहीं डालो, पहले इसकी प्रॉपर्टी से टैक्स निकालो, ऐसे नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात डिस्पोजल की, जो एग्जामिनर की बड़ी फेवरेट है, पर्सनल यूज। हाँ, withdrawal। कोई एसेट बिजनेस में यूज हो रहा था, उसे अगर पर्सनल यूज में लाओगे, ये भी डिस्पोज। और अगर पर्सनल यूज में था, बिजनेस बिजनेस में लाओगे तो अक्वायर्ड, एप्रिशिएट करोगे फिर। एक्सप्लेनिंग सिखाऊं इसमें एक? सुनो 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 सुनो, लॉ में लिखा है, लॉ में लिखा है कि जब पर्सनल एसेट बिजनेस में यूज करेंगे, तो बिजनेस के लिए वो अक्वायर्ड हो जाएगा, बिजनेस उसको डिप्रिशिएट करना शुरू करेगा। कितनी वैल्यू पे? acquired at what value? fair market value। तो व्हाट इफ के कॉस्ट से भी ज्यादा हो? ये वाहिद एग्जाम्पल है जिसमें कॉस्ट से ज्यादा डिडक्शन मिल सकती है। अक्वायर्ड कितने पे? फेयर मार्केट पे। व्हाट इफ की फेयर मार्केट बढ़ जाए? गाड़ियों का 6 लाख की गाड़ी थी, इस वक्त 16 की बिक रही है, फेयर मार्केट पे हम उसको रुको नहीं आई, बस दिस इज एक्सप्लेनिंग। एसेट एक्सप्लेनिंग होती है। ओके, फायदा, डिडक्शन ज्यादा। यस। फिर देखिए क्या लिखा है, पर्सनल एसेट डिस्कार्डेड। साथी एसेट हो गया, डिस्कार्ड कर दोगे, डिस्पोजल। पार्शियल डिस्पोजल का क्या मतलब है? गाड़ी का टायर बेच दिया, अभी डिस्पोजल। ऐसे तो जाती वाली बात को खास तौर पे तवज्जो करना, और बाकी को ओवरऑल याद कर लो। क्या? किसी भी फॉर्म में वो एसेट अब आपका ना रहे, डिस्पोजल हो चुका है। ओके हो गई बात दोस्तों? आते हैं इसकी तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जो होगा, जो आज का ये, बिफोर के मैं प्रोसीड करूं, ये 3 लाइनें पहले पढ़ लो आप। ये लाइनें पढ़ लो। सर सेल्फ हायरिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस हो गया। बेटा वो मैं ब्रेक में आपके लिए कर दूंगा। थैंक यू सर। पढ़े जरा क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, whether or not connected with business, एक्सक्लूडिंग कौन सी? ये 3, ये है असल चीज। कैपिटल एसेट किसे कहा गया है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, बिजनेस, नॉन बिजनेस, पर्सनल, एवरीथिंग।
if it is a property, it is capital asset, excluding 3, बेटा। आपका फोकस इस पे होना चाहिए 3 पे। अब आराम से 3 को पढ़ लो पहले सारे। नंबर 1 क्या लिखा है? ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये कैपिटल एसेट नहीं है। क्या? स्टॉक इन ट्रेड और कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल। क्यों कैपिटल एसेट क्यों नहीं है? इसलिए इसी से तो बिजनेस की इनकम आती है। ये बिजनेस में टैक्स करना चाहता है, इसको बेचते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है, प्रॉफिट आता है, तो बिजनेस में टैक्स होगा। सोचिए जरा, अगर इसको भी कैपिटल गेन में टैक्स करता तो बिजनेस का हेड तो खाली हो जाता, उसमें तो कुछ नहीं होना। प्रॉफिट एंड गेन में तो प्रॉफिट आएगा ही नहीं ना, तो बिजनेस को बचा लिया, यहाँ से एक्सक्लूड करके बिजनेस इनकम को बचा लिया, उसमें वो इनकम जाएगी। सही है। दूसरा दोस्तों, डेप्रिशिएबल एसेट और इंटेंजिबल, ये भी क्यों निकाला? ये भी बिजनेस में जाएगा। अब याद है पास पेपर की वो ट्रांजैक्शन जिसमें मशीन आ रही थी, रास्ते में ही जल गई और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, वो डिप्रिशिएट ही नहीं हुई थी और प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड होने की वजह से कैपिटल एसेट में आई थी बिजनेस के लिए, मगर यूज ही नहीं हुई। जब डिप्रिशिएट ही नहीं हुई, एसेट में आ गई। यहाँ से निकालेंगे कब? वो जब क्या हो? डिप्रिशिएबल एसेट। डिप्रिशिएट थोड़ी हुआ अभी तक। समझ आ गया भाई? जो एंट्रीज एक्सक्लूड हुई, समझ आई? असल एंट्री अब आ रही है मजे की। क्या कहता है? मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज निकाल दिया। कहाँ से निकाला? कैपिटल एसेट। मगर उनमें 6 ऐसे थे जिनको खुद ही शामिल कर दिया, बाय नेम शामिल कर दिया। हाँ, सारी निकाल रहा हूँ सिवाय इन 6 के, वो शामिल हो गए। कौन सी 6? ये डिक्लेयर्ड कैपिटल एसेट्स, इनको बाय नेम शामिल कर दिया। ठीक है। पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो बुक, पोस्टेज स्टैम्प, फर्स्ट डे कवर, कॉइन, मेटेरियल और एंटीक, ये सारे क्या है? कैपिटल एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कैपिटल एसेट कोई चीज है या नहीं है, आपको फैसला करने के लिए 2 स्टेप लेने पड़े। एग्जामिनर क्या करेगा? कोई एसेट बिकवाएगा, उस पर गेन या लॉस आएगा। कैपिटल एसेट है नहीं है, ये फैसला कैसे करोगे आप? 2 स्टेप के जरिए। पहले देखोगे लिस्ट में है कि नहीं है। लिस्ट में है कैपिटल एसेट, इस लिस्ट में ए से एफ तक, अगर लिस्ट में है कैपिटल एसेट, लिस्ट में नहीं है, शेयर्स हैं लिस्ट में नहीं, तो फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे एक्सक्लूड हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ, कैपिटल एसेट। बेस्ट वे समझाया, इससे बेहतर तरीका नहीं है कैपिटल एसेट के या कैपिटल गेन पे ग्रिप करने का। जो अभी पढ़ाया ना, ये आपका सवाल गलत नहीं होने देगा। बस सारी मेहनत छोड़ दो, कैपिटल गेन ग्रिप करना ये सीख लो बस। पहले 6 एसेट का पता हो। ये कैपिटल एसेट बाय नेम है, डिक्लेयर्ड कैपिटल एसेट्स। कौन से? पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो बुक। फोलियो भी पुरानी वो नहीं, हाथ से लिखी हुई किताबें होती थी। पोस्टेज स्टैम्प, पुराने दौर की स्टैम्प अब कहाँ है? आजकल तो कम ही है। फर्स्ट डे कवर, फर्स्ट डे कवर क्या बताया था मैंने? ये वो स्टैम्प है जो पहला एडिशन आता है, फर्स्ट टाइम प्रिंट होती है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन ऑफ एनी स्टैम्प। कॉइन और मेडेलियन, मेडल्स वगैरह पुराने दौर के होते थे ना, लोग किंग सोचिए पहनते थे और बड़े लोग। और एंटीक तो पता ही आपको, पुरानी चीज। एक भी आ गया ना, कैपिटल एसेट है वो। इसके अलावा बाकी एसेट्स का कैसे फैसला करेंगे? एक्सक्लूड है कि नहीं है? अगर नहीं है तो कैपिटल एसेट है।
सही है, ओके हो गई बात, तरीका समझ आया। पहले लिस्ट देखेंगे और बाकियों के लिए देखेंगे एक्सक्लूडेड है या नहीं है, नहीं है कैपिटल एसेट। अब हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी, हर वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो पर्सनल यूज की है, पर्सनल कार, बाइक, वॉच, ये सारे के सारे एक्सक्लूड हो गए क्योंकि वो मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज की वजह से निकल गए। मगर डिक्लेयर्ड कैपिटल एसेट यानी पेंटिंग, ज्वेलरी, ये सारे मूवेबल हैं, हेल्ड फॉर पर्सनल यूज है, तब भी टैक्सेबल है क्योंकि उनको बाय नेम शामिल कर दिया गया। इस हेड में रेट आ ही नहीं सकता। मूवेबल प्रॉपर्टी करंट बिजनेस में जाए दे दें, बिजनेस में टैक्स हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ डिस्पोजल होना जरूरी है। मैं चाहता हूँ इसको अच्छी तरीके से ग्रिप कर लो क्योंकि इसी के थ्रू आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। एसेट्स होंगे, उनका डिस्पोजल गिवन होगा, गेन कैलकुलेट करोगे, लॉस कैलकुलेट करोगे, मगर किस चीज का ख्याल रखोगे, कैपिटल एसेट है कि नहीं है, तरीका क्या है, लिस्ट में है कि नहीं है, नहीं है तो एक्सक्लूड हुआ कि नहीं हुआ, एक्सक्लूड हो गया कैपिटल एसेट नहीं है, नहीं हुआ कैपिटल एसेट है। सही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, बहुत ही पावरफुल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, तवज्जो। इन 6 कैपिटल एसेट्स के लिए एक बात कही गई है, इनमें अगर लॉस आ जाए वो डिडक्ट नहीं हो। नॉन रिकॉग्निशन रूल, हम इस लॉस को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते, रिकॉर्ड ही नहीं करते। तो क्या ये कैपिटल लॉस तो होगा ही नहीं फिर, जब इसमें लॉस ही नहीं तो कैपिटल लॉस नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऊपर वाले जो एसेट्स है ना दूसरे इनके अलावा, उनमें लॉस आ सकता है भाई, शेयर्स पे तो लॉस आ सकता है ना, वो यहाँ आ जाएंगे। इनका लॉस, एसेट का गेन तो बात की बात है, इसका लॉस रिकॉर्ड तक नहीं करेंगे हम। किसी के साथ भी नहीं, इन्हीं में से उसके साथ भी नहीं। इसलिए लफ्ज क्या है, नॉन रिकॉग्निशन, उसका लॉस रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, जीरो होगा। अगर ग्रिप हो जाएगा तो मैं अब आखिरी पॉइंट की तरफ जाऊंगा, फिर आपका मुकम्मल हो गया ये। इसके बड़ी बात नहीं है, इसके बाद कुछ नहीं है इसके अंदर, बस ये था असल चीज। आता हूं उसकी तरफ, अगर असल चीज तो समझ आ गई ना कि भाई 3 चीजें थी, गेन, उसमें देखिए रियलाइज है कि नहीं है, डिस्पोजल हुआ कि नहीं हुआ, कैपिटल एसेट है कि नहीं है। एसेट को कैसे फैसला करेंगे, 6 में है कि नहीं है, नहीं है तो एक्सक्लूड हुआ कि नहीं हुआ। फिर इसमें देखेंगे कि जो लिस्ट है 6 की, लॉस नहीं रिकॉग्नाइज, यहां तक समझ आ गया अभी ऑनलाइन वालों, समझ आ गया ना, आगे बढ़ सकता हूँ बेटा। अच्छा बेटा, अब थोड़ा सा मैं आगे आऊंगा, चूंकि असली चीज जो पेपर पे बनती है वो उसको मैं कवर कर रहा हूँ, फिर बाकी रिमेनिंग कवर हो जाएगा। अब एक बात सुनो, अब वक्ती तौर पे आप भूल जाए इसे, कैपिटल वहां सिक्योरिटीज की तरफ, इसकी एक चीज पढ़ के वापस जाऊंगा, कंक्लूड करके फिर इसकी तरफ आऊंगा। इसमें ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एक चीज पढ़ेंगे, और वो क्या है,
सिक्योरिटी की डेफिनेशन में पहली एंट्री, भाई वही गेन वही डिस्पोजल डेफिनेशन। अब आगे सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी में क्या चीजें आती हैं? पहली चीज क्या है? शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी इसमें आते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अब पढ़ने जा रहे हैं, और वो क्या है? शेयर्स दो किस्म के, पब्लिक कंपनी के और प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के होंगे तो कैपिटल एसेट होगा। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कैपिटल एसेट। ऑनलाइन ठीक है बेटा? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कैपिटल गेन। कहां लिखा था कैपिटल गेन? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स कहां लिखा था? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। खत्म हो गई बात। तो पब्लिक के भी तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड है ना, उसको तो बाय नेम लिखा है ना, उसने अलग कर दिया उसको। तो आप शेयर्स को कैसे टैकल कर लोगे, अब ये जरा हैंडल करना सीखो। आए, इसके लिए भी कुछ नोटिंग करूंगा, इधर शेयर्स के लिए भी नोटिंग करूंगा, ठीक है? अब वो देगा गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल, ठीक है? तो मैं लिखने जा रहा हूं शेयर्स किसके हैं? शेयर्स ऑफ अ, सुनिएगा बेटा, अ कंपनी। बेटा किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दो, ठीक है? शेयर्स ऑफ अ कंपनी। विच कंपनी बेटा? सुनिएगा, कंपनी लॉ में अब शेयर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी लॉ के हिसाब से चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, विच मीन्स के कंपनी लॉ के हिसाब से उसके नाम में प्राइवेट लिमिटेड ही क्यों नहीं लिखा हो? तो शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, एनी कंपनी। तो ये जो मैंने लफ्ज लिखे हैं ना, ये टैक्स लॉ के नहीं लिखे, ये कंपनी लॉ के लिखे हैं। कंपनी लॉ में चाहे वो कौन सी हो, पब्लिक हो कि प्राइवेट हो, अगर, सुनिएगा, इफ इस कंपनी के शेयर्स, इफ, कंडीशन क्या लिख रहा हूं? इफ 50% or more of its shares are owned by government, ये कंपनी बन चुकी है पब्लिक, और ये टैक्स होंगे कहां? सिक्योरिटीज में। नाम में प्राइवेट लिखा है भाई, फिर भी शेयर्स कहां टैक्स करोगे? क्योंकि टैक्स का पब्लिक और प्राइवेट अलग है, कंपनी लॉ का पब्लिक और प्राइवेट अलग है। नाम पे फैसला नहीं करना। टैक्स लॉ भी लिंक कर दिया ना मैंने, गौर से तो देखो, ये मैंने क्या कर दिया? टैक्स लॉ कनेक्ट कर दिया ना। कहां टैक्स करवा रहा हूं इसको? चलें एक चीज और आसान कर देता हूं, दो कॉलम बना देता हूं। ये कंपनी क्या बनी थी? टैक्स में। ये कंपनी पब्लिक बन गई थी। सारे लिख रहा हूं ना भी, इसीलिए तो मैं इसमें एक्सेल में आ गया हूं। नहीं हेल्प कर रहा है ना, अच्छी बात। हाँ भाई अच्छा भाई, ये देखो, तो आपको क्या चेक करना होगा? कंपनी का नाम नहीं, होल्डिंग। 50% और अबव गवर्नमेंट की होल्डिंग हो गई तो वो कंपनी टैक्स में पब्लिक है, नाम में प्राइवेट मौजूद हो फिर भी पब्लिक है, और टैक्स करेंगे हम सिक्योरिटीज में। ये ट्रिक होगा ना, फंसा देगा इधर। अच्छा जी, आ जाए एक और चीज, ये देखें, अब यहां पे देखना, शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, नाम की कुछ भी हो, इफ 50% और मोर शेयर्स आर ओन्ड बाय, ये देखना मैं सिर्फ एक चेंज करने लगा हूं, गवर्नमेंट के सामने लिख रहा हूं फॉरेन गवर्नमेंट।
फॉरेन गवर्नमेंट किसी बाहर की कंपनी, बाहर की गवर्नमेंट चाइनीज गवर्नमेंट है, सीपैक में उसने एक कंपनी बनाई इस्लामाबाद में, कंपनी पाकिस्तान में है, नाम में प्राइवेट लिखा है, चाहे नाम पब्लिक हो प्राइवेट हो फर्क नहीं पड़ेगा, मगर होल्डिंग किसकी है? उसकी फॉरेन गवर्नमेंट की है। कितनी? 50 अरब। ये भी पब्लिक कंपनी है सिक्योरिटी में इंडेक्स होगा। इजी। आए जी तीसरा केस, ये देखें वही सेम चीज चलेगी। शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, नाम में कुछ भी हो, 50% आर मोर शेयर्स आर ओन्ड बाय, ये देखना ओन्ड बाय क्या लिख रहा हूं, ओन्ड बाय, गौर से देखना, ओन्ड बाय अनदर कंपनी विच इज ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट, तब भी सेम रिजल्ट निकलेगा। इसका मतलब क्या है कि फॉरेन गवर्नमेंट दो तरीके से ओनरशिप रख सकती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट की ओनरशिप कंपनी ए में थी, ओ ए वाली कंपनी पाकिस्तान में कंपनी बनाएगी तो पाकिस्तानी कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक। मगर उसके शेयर्स अगेन कितने होंगे? 50% आर ओवर। कंपनी ए के पास होने चाहिए, बाहर की कंपनी के पास होने चाहिए। आपको पता है जिस कंपनी का बताएगा, नाम में कुछ भी होगा, कहेगा इसका 60% शेयर्स आर ओन्ड बाय अ कंपनी, फिर बताएगा वो कंपनी किसकी है, जो उसको ओनर है, होल्डिंग है, क्या है वो? गवर्नमेंट की कंपनी है। गवर्नमेंट के पास है, पब्लिक के। वो भी पब्लिक है, ऐसा कह रहा हूं। ये देखिए सर अगर पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, सबर 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 आ रहा हूं बेटा उसकी तरफ, वो केस भी है मेरे जहन में। फॉरेन गवर्नमेंट, ये फॉरेन गवर्नमेंट, ये ओनर है कंपनी ए की, ठीक है, कंपनी ए की ओनर है। कितनी है होल्डिंग इसकी कंपनी ए के की? 50% आर मोर। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कंपनी ए क्या है? पब्लिक कंपनी। मगर पब्लिक कंपनी यानी कंपनी ए, ये भी ओनर है एक और कंपनी की, कंपनी बी। कितनी है ओनर भाई? 50% आर मोर। मैं सवाल पूछता हूं, कंपनी बी क्या है? ये भी पब्लिक कंपनी। समझ आ गया पॉइंट? आगे बढ़े। अब सुने, शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी। पाकिस्तान में पब्लिक लिस्टिंग किसकी होती है? जो पब्लिक कंपनी होगी लिस्ट करवाएगी, अलग से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाना पड़ेगा। शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, शेयर्स ऑफ अ, ये देखिए पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। मगर नोट ऑन 30 जून, यानी ईयर एंड पे भी वो लिस्टेड हो, ये भी पब्लिक कंपनी है और सिक्योरिटीज में टैक्स होगा। मैं आ रहा हूं उसकी तरफ। शेयर्स ऑफ अ, अब लिख रहा हूं पब्लिक लिस्टेड कंपनी विच वॉज डीलिस्टेड प्रायर टू 30 जून। ये कंपनी प्राइवेट कंपनी बन चुकी है टैक्स में, और इसके शेयर्स कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट, वो इसमें नहीं आता। पाकिस्तान इनडायरेक्ट गवर्नमेंट की लोकल में नहीं है। हाँ, यूं करते हैं ना, ये जो भी एग्जांपल बनाया, ये फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर देते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओन कर रही शेयर्स, ठीक है, जीओपी कंपनी ए में, तो कंपनी ए इज पब्लिक। मगर कंपनी ए इसमें शेयर्स ओन कर रही है, हम कहेंगे नहीं। अब और रूल्स देखेंगे, अगर कोई और रूल उसको पब्लिक बना रहा है तो बनेगी वरना नहीं बनेगी। तो फॉरेन गवर्नमेंट की तरह ये नहीं है, लोकल गवर्नमेंट नहीं, प्रोविंशियल भी इसी तरह है, एक स्टेप है बस, डायरेक्ट ओनरशिप है।
लोकल गवर्नमेंट का, पाकिस्तान में मौजूद गवर्नमेंट सिर्फ 1 स्टेप है, 2 स्टेप नहीं है, फॉरेन वाली 2 स्टेप है। दोनों दोनों कोई भी हो। समझ आ गया भाई? हो सकती है। समझ आ गया मेरे बच्चों? बताओ। 30 जून पे भी डीलिस्ट हुई ना, तभी गई। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। कहता है जी 29 जून पे लिस्ट हुई और 30 जून पे लिस्टेड थे। ये कंपनी पब्लिक कंपनी है। कंडीशन क्या है? ईयर एंड पे लिस्टेड होना। सही है भाई? अच्छा, अब ये देखें, शेयर्स ऑफ अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। टैक्स में पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट है। करो करो बताओ, शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी कौन सी है? पब्लिक अनलिस्टेड है ना? है, बिल्कुल है। मगर गौर से सुनो, पब्लिक कंपनी जो कंपनी लॉ में पब्लिक कंपनी होती है उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं। जो कंपनी लॉ में प्राइवेट होती है उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं। हम तो अलग क्राइटेरिया पे जा रहे हैं। हम यहां जो वर्ड पब्लिक लिख रहे हैं वो कंपनी लॉ का पब्लिक है। एक कंपनी लॉ के हिसाब से कंपनी पब्लिक है क्योंकि उसके नाम में प्राइवेट नहीं है, रिक्वायरमेंट पब्लिक लॉ की दी, मगर लिस्ट नहीं कराया उसने। हाँ। कौन सा ऊपर वाला? एक्सीलेंट पॉइंट, गुड पॉइंट बेटा। मैं इसकी वजह से एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, चलें, ताकि इसकी बात मुकम्मल करेक्ट हो जाए। शेयर्स ऑफ अ पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी इफ गवर्नमेंट होल्डिंग अगर है, इफ एनी, नहीं है तो ओके, लेस देन, देखो वो रूल तो अपनी जगह रहेगा ना, 50%। अब बताओ, बन गई ना प्राइवेट? तो भाई जब मैंने उस वक्त ऊपर कहा था कि यार बात सुनो, गवर्नमेंट होल्डिंग हर कंपनी को पब्लिक बना देती है 50% आर अबव, तो नीचे लिखने की क्या जरूरत है? वो तो बन गई ना पब्लिक ऊपर। तो इसीलिए मैं इसमें ये नहीं लिखना चाह रहा था, ब्रैकेट आपने ऐड करवा दिया। भाई अगर वो कहता है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी और डिटेल नहीं दे रहा, क्या मतलब है? गवर्नमेंट होल्डिंग नहीं है उसकी। ऑनलाइन समझ आया बेटा? आपने क्या कहा था? पब्लिक अनलिस्टेड क्या बन चुकी है? प्राइवेट है, किधर टैक्स होगी? अब बताओ, कंपनी लॉ की प्राइवेट कंपनी, ठीक है, प्राइवेट कंपनी, क्यों? नाम में ही उसके प्राइवेट लिमिटेड है। अब अजम्पशन क्या है हमारी? अजम्पशन ये है उसकी गवर्नमेंट होल्डिंग नहीं होगी। भाई देखो, गवर्नमेंट होल्डिंग की तो मैं बात पहले ही कर चुका हूं ना। गवर्नमेंट होल्डिंग है, आप नाम भी नहीं देखोगे, उसको बना दोगे पब्लिक। अब मुझे बताओ, सही है? नाम क्या था उसका? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और गवर्नमेंट होल्डिंग का नहीं बताया गया। टैक्स में क्या है ये? टैक्स में प्राइवेट है। भाई को केस छोड़ा है या सारे हो गए? सारे हो गए। ये देखो भाई, केसेस इसको याद कर लो। शेयर्स के कितने केस हो गए ये? उसमें ये अलग करके नहीं लिखे इसे, उसके अंदर डेफिनेशन मौजूद है। ये देखो मास्टर शीट के अंदर ये डेफिनेशन मौजूद है। ये तो मैंने अलग अलग कर दिया ना आपके लिए। ये डेफिनेशन मौजूद है, मगर ये आपको फिर भी इस तरह नोट करना चाहिए जैसे अभी मैंने बनाया है। ऑनलाइन सही है बेटा? यूजफुल था? समझ आ गया आपको? क्लियर? वापस आओ अब कैपिटल गेन में आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं फंसोगे। क्यों नहीं फंसोगे? क्योंकि अब सारी चीजें हमने कवर कर ली। ये आए, वापस आए, ये देखें, एक नंबर 1। अब आपको इसकी समझ भी बेहतर आ गई। इसमें क्या आ सकता है? इसमें ज्यादातर शेयर्स आएंगे, कौन से? जो अभी हमने स्टडी किए, जो पब्लिक के ना हो। क्लियर हो गया बेटा?
कौन सी? मास्टरशीट वाली? बिल्कुल पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि इस पे उस दिन भी हमने पढ़ी थी, याद है? अच्छा चलो पढ़ाते हैं। यहाँ पे कहता है अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा जी, इसमें जो आईकेप के पास पेपर ने ना दोनों को मिला के क्यूमुलेटिव बनाया होता है, 30% 20% मिला के 50 किया हुआ है। हम भी इसी को ठीक मानते हैं, इसी तरह चलेंगे, मगर रियल लाइफ में कुछ और भी डिस्कशन होता है, उसको छोड़ दो अभी आप। फिर कहता है कि 50% और मोर शेयर्स होल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट के होंगे तो वो पब्लिक कंपनी है। फॉरेन कंपनी जो कि ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है, उस सूरत में भी वो होंगे। ये वो था जब एक फॉरेन गवर्नमेंट है, उसकी एक कंपनी है, उसने शेयर होल्ड किए हुए हैं किसी में। फिर कंपनी जो कि ट्रेडेड हुए रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स और रिमेन्स लिस्टेड ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। और यूनिट ट्रस्ट, इसमें यूनिट ट्रस्ट का मतलब क्या है? जिसके शेयर्स यूनिट्स में बिक रहे हो तो म्यूचुअल फंड्स यहां आते हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स आर यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट भी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में आ जाएंगे। और प्राइवेट कंपनी वो भी सिक्योरिटीज में चला जाएगा। म्यूचुअल फंड्स की सेल परचेज से जो आने वाला गेन है वो भी सिक्योरिटीज में चला जाएगा। और ये देखिए, पब्लिक कंपनी के बाद प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी कहते हैं उस कंपनी को जो पब्लिक कंपनी ना हो। तो इसका मतलब उसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत भी नहीं है, जो इसमें नहीं आया वो प्राइवेट है। क्लियर हो गई बात? वापस जाऊं? चलें, अब मुझे एक बात बताएं, अब आपका कैसे माइंड बनता है? सबसे पहले 3 कंडीशन शुरू वाली, गेन डिस्पोजल कैपिटल एसेट। गेन के बारे में फार्मूला सीआर माइनस कॉस्ट। सीआर के बारे में की पॉइंट मार्केट वैल्यू। डिस्पोजल की फॉर्म्स, आपसे एसेट निकल गया, पर्सनल एसेट का यूज, पर्सनल यूज करना, ये सारे डिस्पोजल में है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड। 6 लिस्टेड, और जो उस लिस्ट में नहीं है एक्सक्लूजन। क्या एक्सक्लूजन है? स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल, डेप्रिशिएबल एसेट और इंटेंजिबल। और कौन सा? ना 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 ना, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज, सिवाय 6 के। शाबाश, उसी की तरफ जाएंगे अब। रुको रुको रुको, बहुत अच्छा, अच्छा आइडेंटिफाई किया। इसका मतलब है कैपिटल एसेट 2 किस्म के जमीनें और मूवेबल। सिर्फ शेयर थोड़ी है, वो लिस्ट भी तो है। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं, बताएं कि आपने जो एसेट्स अब तक मेंशन किए थे सब के सब कैपिटल एसेट जो आपने सुने, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मैंने वो मिसाल इंटेंशनली नहीं दी थी। आपका जाती घर बिके या आपने जाती प्लॉट बेचा, इवन बिजनेस का प्लॉट बेचा, क्योंकि वो डिप्रिशिएबल नहीं होता, तो लैंड या बिल्डिंग अगर डिप्रिशिएबल ना हो वो भी कैपिटल एसेट है भाई। डिप्रिशिएबल इधर चले जाते हैं बिजनेस में, इधर आते हैं बिजनेस का। वो अलग बात हो गई। बिजनेस का, अगर किसी का बिजनेस ही बिल्डिंग है बेचना है तो स्टॉक इन ट्रेड हो गया उसका, वो कैपिटल एसेट नहीं है उसका, क्योंकि निकाला है उसने। दोस्तों एक बात समझें, इमूवेबल, अब आप सुने कैपिटल एसेट 2 किस्म के हो गए, मूवेबल और इमूवेबल। ओके, अच्छा, ये अब आपने सवाल उस वक्त पूछा जब मैं उसी की तरफ जा रहा था। ये देखो, इन दोनों में फर्क क्यों किया गया है? इन दोनों में फर्क सिर्फ एक वजह से किया गया है, और वो क्या वजह है? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो बात हम कर रहे हैं ना दोस्तों, वो क्यों कर रहे हैं पता है? ऑनलाइन बेटा क्यों कर रहे हैं पता है? रेट पर्पस के लिए। अब हम आ चुके हैं आखिरी पॉइंट पे। कैपिटल एसेट का आखिरी पॉइंट क्या है? रेट क्या लगेगा। अरे कहानी इस तरह के फंस जाती है।
अगर वो एसेट कैपिटल एसेट है मगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसके रेट्स अलग है। अब थोड़ी तवज्जो करोगे, ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है, ये हल हो जाएगा अब आपका। कैपिटल एसेट और सिक्योरिटीज सबको आगे रखते हुए मुझे बताएं कैपिटल गेन कितने किस्म का है? 3, शाबाश, गुड, 3 किस्म का है। क्यों? कैपिटल एसेट में 2 हैं, 2 हैं। आए जरा इसकी भी नोटिंग करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, इसका मतलब हुआ आपको यू पिक्चर मेंटल बनानी पड़ेगी। सबसे ऊपर रखेंगे कैपिटल गेन, ये कैपिटल गेन का हेड है, कैपिटल गेन। इधर लेफ्ट पे ले जाएंगे कौन सा? कैपिटल, कैपिटल एसेट पे कैपिटल गेन होता है। दूसरा किस पे? सिक्योरिटीज पे। फिर कैपिटल एसेट की कितनी किस्में हैं? 2। सबर तो करें। मूवेबल और इमूवेबल। किसने बोला है कि आप इस एसेट को सोचो कि ये मूवेबल होता है? आपसे मैं सवाल पूछता हूं, ज्वेलरी क्या है? मूवेबल है? सबर तो करे, ज्वेलरी क्या है? मूवेबल है? इधर जाएगी तो मूव एसेट तो कैपिटल है ना, हम फर्क किसका कर रहे हैं? इसका ना भाई, हम देखना चाहते हैं कैपिटल एसेट। अब मैं आपको लिस्ट बनवा रहा हूं, सही है भाई, सही लिखा है। अच्छा, अब आप मुझे क्लासीफाई करके देते जाएंगे, ठीक है, इन दोनों के दरमियान के कैपिटल एसेट इधर आएगा कि 1 होगा कि 2 होगा, बताते जाएंगे। ओके, शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। हाँ हाँ शाबाश, सिक्योरिटीज गलत बताया था मैंने दोनों को करके बात ही इसकी पूछ ली। पब्लिक कंपनी इधर जाती है, उधर नहीं जाती यार। शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी बोला, वो तो इधर चला जाएगा ना। इसका मतलब तीसरी चीज ये है भाई, इसका मतलब है आपको 3 जगह में से कहां कौन सी इनकम जाती है, बस फैसला ये करना है बेटा, बाकी कख नहीं है इसमें। फैसला ये करना है कि एसेट जाएगा कहां। ओके, ज्वेलरी 1 2 3 में से ज्वेलरी कहां जाएगी? 1। अगर मेरा काम ही ज्वेलरी बेचना है तो तीनों में नहीं जाएगा, बिजनेस में चला जाएगा क्योंकि स्टॉक एंड ट्रेड हो जाएगा। ओके, पेंटिंग, पेंटिंग आ गया 1 में। पर्सनल प्लॉट 1 2 3 बताओ ना, ये क्या है? मूवेबल। फैक्ट्री बिल्डिंग डेप्रिशिएबल एसेट है, तीनों में नहीं जाएगा। बिजनेस, ओके। शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड, पब्लिक अनलिस्टेड या प्राइवेट कोई भी तो हो सकती है ना। 1 में, ओके। तो जो 6 की लिस्ट थी, 6 की लिस्ट, जो 6 स्पेसिफिक थे, 1 2 3 में कहां जाएंगे? सारे 1 में जाएंगे, सारे 1 में जाएंगे। शेयर्स अगर पब्लिक कंपनी की ना हो तो वो भी 1 में जाएंगे। तो 2 में क्या आएगा? लैंड और बिल्डिंग्स, वो भी नॉन डिप्रिशिएबल। पर्सनल या चलो मैं पर्सनल की वजाहत कर दूं, कंपनी ने एक प्लॉट परचेज किया और उसने बेचा, कंपनी ने प्लॉट परचेज किया बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग नहीं बनाई, प्लॉट ही बेच दिया, यू भी इधर आएगा क्योंकि डिप्रिशिएट नहीं होता। तो बिजनेस नहीं बोलो, पर्सनल नहीं बोलो। हाँ,
मगर बनाया नहीं। इस वक्त प्लॉट उनके पास है, बेच चुके हैं। नहीं तो खरीदने से क्या है, कैपिटल गेन में उस वक्त आएगा जब बेचेंगे, बेचा, नहीं तो कैपिटल गेन नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। सही है भाई, प्लॉट है ना, खरीदा है तो क्या मसला है। ऑनलाइन सही है बच्चों, यहां तक क्लियर हो। तो 3 क्यों बनाया यार हमने इनको। अब मैं लिस्ट बनाऊं, पहले तो 6 कैटेगरीज यहां आई, ठीक है। यार ये इतना छोटा है ना वैसे ही मैं एरर करता हूं टाइपिंग में, इसमें और ज्यादा हो रही है, कीबोर्ड छोटा है। फिर एक सेकंड में, एक सेकंड, शेयर्स ऑफ बताओ भाई, शेयर्स किसका, शेयर्स ऑफ टैक्स की प्राइवेट कंपनी, वो यहां आ जाएगा सारे, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा, लैंड, लैंड पर्सनल भी होगी, बिजनेस की भी होगी। बिल्डिंग पर्सनल होगी, क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो जाती है वरना, वो भी यहां आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, देखो डेप्रिशिएट करते हो ना, डेप्रिशिएट नहीं करोगे क्या, डेप्रिशिएट तो होता है इस्तेमाल से थोड़ी, पर्सनल। देखें, अगर डेप्रिशिएट कर दिया ना, वो डेप्रिशिएबल एसेट हो चुका है। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिजनेस में तो यूज हुआ ना। ऑनलाइन ठीक है बेटा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे ज्यादा मुश्किल कंफ्यूजिंग है, वो टैक्स रेट। अब सुने, स्ट्रीम नंबर 1 में जो आएंगे ना, वो बाकी इनकम से मिलके टेबुलर रेट पे टैक्स होंगे, सिंगल बास्केट मिक्स हो जाएंगे वो, जिस इनकम बाकी के साथ मिक्स हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी, मर्ज विथ अदर इनकम्स। और रेट कौन सा लगाएंगे, वही टेबुलर प्रोग्रेसिव, नॉर्मल रेट, टेबल वाला रेट, वही बाकी रेट जो सैलरी पे लगते हैं, सब पे लगते हैं, टेबल 1 टेबल 2, वही रेट्स लगेंगे इस पे। कोई स्पेशल रेट नहीं है, कोई रिड्यूस रेट नहीं है, ठीक है। आए नंबर 2 पे, इस पे दोस्तों अव्वल तो रिड्यूस रेट से और फिर स्पेशल रेट से। ये रिड्यूस स्पेशल क्या है बताता हूं, और वही चीज यहां पे भी है, सेम हो चुकी है यहाँ पे, अब सिक्योरिटी और वो बराबर हो चुके हैं, सेम रेट्स की तरह। हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ सेम कैसे होंगे, सबर करना, ये एक इसके लिए स्टोरी बताता हूँ। पाकिस्तान में ये वाले एसेट्स, ये जो मूवेबल कैपिटल एसेट हैं, ये पहले दिन से टैक्स हो रहे हैं, 1947 से लेके ये टैक्स हो रहे हैं। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में 2011 में टैक्स हुई है, और ये जो सिक्योरिटीज है, ये पाकिस्तान में 2010 से टैक्स हुए हैं। इसका मतलब है, सबर तो करो, मैं इसमें आपको कहानी बताता हूँ एक। ये 2010 से लेके टैक्स हुई, और ये 2011-12 में आके टैक्स हुए, ठीक है। ये आपको हिस्ट्री याद नहीं करनी बेटा, ये टैक्स हुए। तो सवाल ये है कि जी ये इतना देर से क्यों टैक्स हुए, पहले क्यों टैक्स नहीं हुए थे। ये दोनों सेक्टर इकोनॉमी के टैक्स नेट से बाहर थे, एक रियल एस्टेट था, एक स्टॉक एक्सचेंज था। 2009 में बेटा एक कोशिश की गई कि स्टॉक मार्केट को टैक्स किया जाए, पहली एफर्ट उन पे की गई। 2009 की कहानी बता रहा हूं, 2009 में एक कमेटी बनाई गई थी, तो मैं भी उसमें था कमेटी में, कि इसको टैक्स करना चाहिए। उस वक्त ये टैक्स नहीं होता था इन पे, सिक्योरिटीज एग्जेम्प्ट थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी टैक्स नहीं होती थी।
हाँ 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 हाँ। अब पता है क्या हुआ, 2009 में एक कमेटी बनाई गई थी और स्टॉक एक्सचेंज, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज था, तो कराची में कोऑर्डिनेटर उन्होंने अपॉइंट किया, वो आपका भाई था कि जी आप इस कोऑर्डिनेट करें और डेटा इकट्ठा करें और प्रपोजल दें कि इसको टैक्स करें कि ना करें। तो चूंकि ये कौमी सलामती का इशू था टैक्स लगाना, तो भाई देर देर तक, एक टीम थी, मैं भी उसका हिस्सा था, तो जी रात को 11 बजे घर जा रहे हैं, 11:30 बजे घर जा रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के चक्कर काट रहे हैं। टीमें इस्लामाबाद से आती थी, हम उनको कोऑर्डिनेट कराते थे। एक दफ़ा हम गए कि जी डेटा निकालो, ये निकालो, ये देखो, वो हमने किया। अगले दिन मुझे कॉल आ गई वहाँ के सीएफओ की, स्टॉक एक्सचेंज की, मुझे उसका नाम भी याद है आज। वो चूँकि बीच में फिर मुलाकातें होती रही, उसका नाम थोड़ा अजीब सा था, इसलिए उसका नाम था अहमद मिठा। मिठा, अच्छा ये भी मिठा ये तो नहीं था अहमद मिठा, तो मिठा लफ्ज बड़ा अच्छा था, मीठा, तो उस वजह से मुझे याद हो गया उसका नाम। अहमद भाई को हमने बोला भाई ये डेटा निकालो, ये निकालो। आपको पता है अगले दिन कॉल आ गई मुझे, सर आज आप नहीं आइएगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई, नहीं सुन तो सही। कहते सर आज स्टॉक एक्सचेंज में स्ट्राइक चल रही है, इस वक्त स्ट्राइक हो चुकी है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप, जब से हमें पता चला है कि जी टैक्स लगने की बातें हैं, तो लोअर लॉक पे मार्केट बंद हो रहा है और मार्केट गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, तो वो लोग हो गए हैं मुश्तैल, तो आपकी सिक्योरिटी हमें बड़ी अजीज है, आप नहीं आइएगा। मैंने कहा मैं आऊँगा। कहता है जी फिर अपने साथ सिक्योरिटी खुद लाइएगा, हम जिम्मेदार नहीं हैं आपके लिए। अब मैंने दिल में बेवकूफ़ हूँ, इस तरह आऊँगा सबको बता दिया अभी आज नहीं स्टॉक एक्सचेंज जा सकते। उन्होंने कहा क्यों, मैंने कहा पत्थर पड़ेंगे, ठीक है, वो लड़ाई बड़ाई हो जाएगी, कौन जा रहे पागल हो, तो हम नहीं गए। बहरहाल रिपोर्ट बना के देनी थी, हमने तो प्रपोज किया कि इस मार्केट को टैक्स किया जाए, और जो वर्किंग की ना हमने कि इतना टैक्स आएगा, तो हमें तो लगा था कि पाकिस्तान शायद उसी साल यूरोप और डेवलप कंट्रीज में जंप मार देता, इतना टैक्स था, इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। नहीं नहीं, सबर तो कर, और भी तुझे बातें बताता हूँ ना बेटा, हम ऐसे ही बातें तो नहीं करते ना। और पता है हमने हुकूमत को थोड़ा, हमने भी तो ब्यूरोक्रेट से ना हुकूमत को थोड़ा लालच भी दिया ताकि हुकूमत बात मान ले हमारी। हमने कहा देखें सेल्स टैक्स का रेट कम करके आवाम को फ़ायदा दे दो, रिलीफ दे दो आम लोगों को, क्योंकि सेल्स टैक्स आम लोगों पे होता है, इनसे ये टैक्स लो, उधर रिलीफ दे दो, वाह वाह भी हो जाएगी। अब बातें तो हमने बड़ी अच्छी की, मगर ऑब्वियस सी बात है हुकूमत के पास ये भी चले गए, कौन, ब्रोकर, कर भी तो गए। उन्होंने, हाँ यही बैठे बैठे वो गए, उन्होंने उनको बताया कि अगर टैक्स लगाया ना स्टॉक मार्केट को ताला लग जाएगा, क्योंकि कोई भी टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर आपने टैक्स लगाया तो इन्वेस्टमेंट में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, श्रीलंका का मार्केट करीब है, बांग्लादेश का करीब है, सारे यहाँ चले जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, हमारे पास कुछ रहेगा नहीं, कुछ रहेगा नहीं, इंडिया हमला कर देगा, इंडिया हमला कर देगा, हम तो इस वक्त जंग की सिचुएशन में है ही नहीं, तो अच्छा है तुम टैक्स ही ना लगाओ। जो भी उनकी बातें थी इस किस्म की उन्होंने की। अब हुकूमत ने उनकी बात मान ली, 2009 में टैक्स नहीं लगा, मगर मुल्की हालात तो हमेशा ख़राब रहे हमारे। अगले साल आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन वोन भी लेना पड़ा। उन्होंने कंडीशन लगा दी, उन्होंने कहा कि देखो आपने स्टॉक एक्सचेंज के गेन को टैक्स करोगे तो हम आपको लोन देते, कंडीशन है हमारी, कंडीशनैलिटी आ गई। वही ब्रोकर जो हमसे पिछले साल लड़ रहा था उसके बयान मैंने देखा, क्या कहता है, हम तो हमेशा कहते हैं कि हम टैक्स देना चाहते हैं। हाँ हाँ टैक्स देना चाह रहे हैं, हम तो देना चाह रहे हैं। मैं इसको टीवी पे देख रहा हूँ, अल्लाह तेरी इतना तू लड़ता है। हमारा पूरा साल ज़ाया कर दिया मगर उनकी स्ट्रेटजी बताई क्या थी, क्योंकि अब हुकूमत की बस नहीं चलेगा, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक बोल रहा है तो टैक्स तो लग ही जाएगा ना, तो कहा इनसे बात करने के लिए दोस्ती कर लो। हाँ दोस्ती कर ली। मैं कराची में बैठा था, इस्लामाबाद में जब बातें शुरू हुई तो मेरे एक उस्ताद थे उस ग्रुप में, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर छोड़िएगा नहीं इनको। कहता है तू देखता जा हम क्या करते हैं।
प्लानिंग क्या थी, अब वो गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा मैं, एक सिंपल अपने सीनियर की बात कर रहा हूँ। मे बी वो गवर्नमेंट की पॉलिसी ना हो, एक बंदे की थिंकिंग हो, मगर ही वॉज अ गुड ऑफिसर। तो मुझसे मशवरा लेता था ना, यार तुमने तो काम किया हुआ है बताओ। मैंने कहा सर एक काम कर लें आप, ये नॉर्मल रेट पे मानेंगे नहीं। लास्ट ईयर भी इसी पे आके फटा हुआ था कि हम कह रहे थे कि जैसे आम रेट लगता है सब टेबल में मर्ज करके टैक्स करो, जैसे हम इसको करते हैं मर्ज करके टैक्स कर रहे हैं ना, तो इस इनकम को भी ऐसे ही टैक्स करो। तो नहीं मानते ना, उन्होंने मानना भी नहीं था 2009 में 10 में, कहा वो मानते। तो मर्ज करके टैक्स करने की मैंने बात की, मैंने कहा सर एक काम कर ले, नहीं मानेंगे आपसे, तो पता है आप क्या करो, आप लोअर रेट एग्री कर लो। कहते हैं यार इससे तो टैक्स कुछ नहीं आएगा। मैंने कहा अगले साल नॉर्मल कर देंगे ना, टैक्स लगने दे सिर्फ 1%, लेस देन 1%। मैं तो 0% पे भी एग्री करने के लिए तैयार था, परसेंट तो आए, 0 को 300% हम खुद कर लेंगे। नहीं हुआ क्या, सुने तो सही, सुने तो सही। अब ये बात जो थी ना, हम सोच रहे थे तो वो भी सोच रहे थे, उनको पता था ये अभी लाएंगे 1 और 2% की बातें करेंगे, अगली दफा ये करेंगे नॉर्मल। तो उन्होंने कहा देखें आप हमसे ना अगले 5 साल का रेट फिक्स करा दो, 1 साल की बात नहीं करेंगे हम आपसे, 5 साल का करेंगे। फिर होल्डिंग पीरियड 6 महीने हो तो इतना रेट, 1 साल हो तो इतना रेट, ऐसे करते करते ये चलता रहा। अब आहिस्ता 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 हम भी तो टैक्स वाले थे ना, थोड़ा 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 करके रेट बढ़ाते गए। अब हमने 15 नहीं बेटा मर्ज कर चुके हैं इसके साथ, पता ही नहीं चला किसी को। मैं दिखाता हूं ना तुम्हें। अब उस स्टेज पे पहुंच ही गए हैं जो हमारी शुरू से नियत थी, देखना कैसे हम पहुंच गए। खबर तो कर, रेट तो देख अभी, और कुछ टाइम के बाद तुम देखोगे कि ये दोनों खत्म हो गए, इसमें मर्ज हो गए। फिर उस दिन मैं पढ़ाऊंगा कैपिटल गेन की एक किस्से में। अब तो 3-3 पढ़ा रहा हूं ना, कितनी मेहनत करनी पड़ी है यार, देखो ये कॉन्सेप्ट देने के लिए कितना टाइम लगा है, ये 3-3 किस्में ये करके पूरी कहानी करनी पड़ी है, समझानी पड़ी है। फिर तो बोलूंगा कुछ भी नहीं। ओके, अब रेट समझने हमने, एक बात क्लियर हो गई, अगर कैपिटल गेन यहां आएगा तो बाकी के साथ मर्ज होकर टैक्स हो जाएगा, अगर कैपिटल गेन यहां आएगा तो रेट अलग होंगे, सिक्योरिटीज का गेन रेट अलग होंगे। बस एक सेकंड, ये रेट में समझा दो सिर्फ। अब रेट सीख लो बेटा, ये देखो भाई रेट क्या लिखा है, मूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी मूवेबल कैपिटल एसेट, इमूवेबल, पहले मूवेबल पे आओ, क्या लिखा है भाई, वो बाकी इनकम के साथ मर्ज होकर टैक्स हो जाएगा। इमूवेबल पे आओ, अब जरा थोड़ी तवज्जो से देखिएगा, जब इमूवेबल कैपिटल एसेट होगा ना तो 2 रेट्स लग सकते हैं, या तो ये पुराने रेट या तो नए रेट। किस पे डिपेंड करता है रेट कौन से होंगे, किस पे डिपेंड करता है भाई, डेट पे। ये डेट याद कर लो। बताओ दोस्तों, भाई इस डेट की इंपॉर्टेंस क्या है, रेट चेंज हो जाएगा। गौर से देखिएगा, ऊपर टॉप पे लिखा है कि प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड ऑन और बिफोर, प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी बिल्डिंग या लैंड, कौन सी जो आपने अक्वायर की, कब अक्वायर की, 30/6/24 या इससे पहले, 30/6/24 या इससे पहले जो प्रॉपर्टी आपने अक्वायर की आज बेच रहे हो, तो रेट ये लगेंगे जो इसमें गिवन है, आ रहे हैं उसकी तरफ। और अगर प्रॉपर्टी आपने एक साथ 24 के बाद परचेस किए तो रेट डिफरेंट लगेंगे। सबर कर, कैसे मर्ज करते हैं, टेक्निक है उसकी। पहले पुरानी प्रॉपर्टीज हैं भाई, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, 30/6/24 से पहले परचेज की गई थी, तो कहता भाई रेट ये लगेंगे, आएंगी रेट देखते हैं। ये क्या लिखा है, ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और फ्लैट, तो अब फार्मूला याद रख लो, 2-4-6, 2-4-6 का फार्मूला है। 2-4-6 क्या है, अगर वो फ्लैट होगा 2 साल के बाद टैक्स नहीं होगा,
कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होगी 4 साल के बाद टैक्स नहीं होगा, ओपन प्लॉट होगा 6 साल के बाद टैक्स नहीं होगा। वो 2 के अंदर बेचोगे तो टैक्स होगा, 4 के अंदर बेचोगे तो टैक्स होगा, और 6 के अंदर बेचोगे तो टैक्स होगा। रेट वैसे याद करने नहीं होते, गिवन होते हैं, रेट गिवन होते हैं बेटा, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी बिल्कुल गिवन होगा बेटा। हाँ हाँ, उठ के घूम फिरो यार। ये बेटा बूढ़े लोगों की निशानियां हैं, जवान इधर बैठे हैं अभी तक, देखो थकन नहीं हो रही। तो मैं क्या खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ, मैं भी तो बैठा हूँ। अब तुम देख रहे हो कभी इधर कभी। चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ। ऑनलाइन वाले तो लेटे हुए होंगे घरों पे, हाँ, हम नहीं लेट सकते, इधर हमें भी लेटना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहे थे कि डिस्पोज किया टैक्स ईयर 2026 में, डेट स्पेसिफाई नहीं करता, तो उसमें मैं बताता हूँ बेटा, अगर वो स्पेसिफाई नहीं करेगा तो नए रेट्स लगाएंगे हम, रिसेंट रेट्स जो होंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर वो 1 साल के अंदर बेचा तो 15%, 1 साल से ज्यादा और 2 साल से कम तो रेट कम हो रहा है। ओपन प्लॉट का 12.5, कंस्ट्रक्टेड का 10 और उसका 7.5, ये रेट्स गिवन होंगे बेटा। आहिस्ता आहिस्ता करके ये रेट कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अनइम्प्रूव्ड लैंड, ठीक है, सही है। 2021 का मतलब पुरानी है, तो ये रेट लगेंगे। और मतलब क्या था, ये लैंड थी, ओपन प्लॉट था, कब खरीदा कब बेचा, टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, वो रेट लगाओ। अगर 6 साल गुजर चुके हैं तो 0%। ओपन प्लॉट हो गया ना। ओपन प्लॉट का देखो ना, होल्डिंग पीरियड कितना है, 1 साल के अंदर बिका 15, 2 साल के 12.5, 3 होल्डिंग पीरियड अगर 3 साल है 10, 7.5, 5%, और फिर इस तरह 2.5 का 0 होगी कैपिटल गेन में अलग से। पहले नॉर्मल कैपिटल गेन, फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर सिक्योरिटीज। ऑनलाइन बेटा समझ आया? मोमिना बेटा, मैंने आपका कमेंट नोट कर लिया, मैं इसकी एक वीडियो शेयर कराता हूं तुमसे, टेंशन नहीं लो, ठीक है बेटा, ये आपने अच्छा किया मुझे याद करा दिया। अच्छा बेटा, सेकंड चीज क्या है, होल्डिंग पीरियड अगर उसका कुछ भी हो, अब होल्डिंग पीरियड इरेलीवेंट हो जाएगा, उसमें कोई होल्डिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा। अगर वो एसेट एक्वायर किया गया है 1/7/24 या उसके बाद, अब होल्डिंग पीरियड जरूरी नहीं है, 15% रेट लगेगा फिक्स। तो सबर तो कर, अब देखना इसके साथ क्या हो रहा है। 15% भी उस वक्त लगेगा जब एटीएल पे हो, एटीएल पे नहीं है तो नॉर्मल रेट, वही मर्ज वाले, वो ऊपर वाले, ये जो मर्ज होके टैक्स करा देगा, कहेगा ना कि भाई देखो इसने प्रॉपर्टी बेची है कौन सी, 1/7/24 के बाद खरीदी हुई, तो गेन पे रेट कौन सा लग जाएगा, जो बाकियों के साथ लगता है मूवेबल प्रॉपर्टी वाला, वो मर्ज होकर टैक्स हो जाएगा। यानी 15% नहीं, लो रेट नहीं होगा अगर एटीएल पे नहीं है बंदा, तो मर गया। नॉर्मल रेट, और नॉन सैलरीड के नॉर्मल रेट आपको याद होंगे 45%। हाँ, अगर बंदा नॉन एटीएल पे हो और प्रॉपर्टी बेच रहा हो ना, उसको चाहिए प्रॉपर्टी ना बेचे, खुद को बेचे। प्रॉपर्टी तो चली जाएगी गवर्नमेंट के पास टैक्स की फॉर्म में, खुद को बेचेगा उसमें टैक्स नहीं है। ट्रांजैक्शन कर रहा है उस वक्त एटीएल पे, तो साल के एंड पे या वो तो पिछले साल का होगा ना उसका। आज प्रॉपर्टी बेच रहा हूं तो आज थोड़ी एटीएल पे होगा। सिक्योरिटीज का भी लिस्ट वो तब खत्म हो गया, किसकी बेटा? सिक्योरिटीज आ रहा है बेटा अब उसके रेट से। नहीं नहीं, सबर तो करो, सबर, सब पढ़ाता हूँ, सब पढ़ाता हूँ, सबर करो। सिक्योरिटीज है ना, ये सिक्योरिटी आ गए, इसके रेट्स देखो, इसके रेट्स देखो, ये कहाँ गए इसके रेट्स, ये हैं इसके रेट्स, एंड पे लिखे, ये देखो, गौर से देखोगे वही सेम चीज यहां पे भी रिपीट है भाई।
अगर आपने सिक्योरिटीज परचेज की हैं, जैसे शेयर्स परचेज किए हैं पब्लिक कंपनी के 1/7/22 से लेके 30/6/24 के अंदर, और उसको आज बेच रहे हो, तो रेट होगा वही 15, 12.5, 10% वाला, होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड कर रहा है। मगर अगर आपने सिक्योरिटी बेची खरीदी थी 1/7/24 के बाद, अब होल्डिंग पीरियड इरेलीवेंट है, वही 15% और वही एटीएल वाला कॉन्सेप्ट। एहतियातन मैंने 2013 वाले रेट्स भी दे दिए, क्योंकि 22 से पहले वाले रेट्स क्या थे वो कभी कभी बच्चे पूछते सर 22 से पहले, मैंने कहा 22 से पहले आएगा थोड़ी, नहीं सर बताएं, तो मैंने साइड पे लिख दिए, नहीं आएगा, इतना पुराना कहाँ है। सर क्वेश्चन में ये 12.5 वाली प्रोविजन को टेस्ट लेता है। हाँ बेटा 12.5 वाली कर लेता है, आप लिख दो, इसीलिए मैंने कहा ना कि हाँ याद कैसे रखें सर? मैं बताता हूँ बेटा, याद करने की जरूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि आपको रेट गिवन होगा। अगर याद करना चाहते हो ना, तो 15 से 2.5% माइनस करो, कितना आएगा, उसे 2.5%, 2.5%, 2.5%, 10 से 2.5% माइनस करो, खत्म हो गया, याद भी हो गया। 2.5% कम होता जा रहा है, खत्म, एक एक साल की वजह से 2.5% कम होता जा रहा है। सही है बच्चों? बस यही। अब सिर्फ एक आखिरी चीज रह जाती है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन में और क्या आता है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन में और क्या आता है। हाँ ब्रेक ले लो, बस अभी ब्रेक ले लें, क्योंकि अगर मगरिब का टाइम भी हो गया, मगरिब भी पढ़ लें, तो आपको जो है ना, मैं अभी दे रहा हूं ब्रेक 10 मिनट का, उसके बाद मैं इसको कवर करूंगा, फिर मैं वापस जाऊंगा इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन सिस्टम के कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा थ्योरी के, और फिर आपको वो जो नॉन रेजिडेंट वगैरह की चीजें वो कवर करवा दूँ, ठीक है। एफटीआर करा दूंगा, पहले एफटीआर से स्टार्ट करता हूँ, जो मुश्किल लगे वो बताते जाएं, तो पहले एफटीआर करेंगे, इसके अंदर हम सिर्फ ये डेफिनेशन में पढ़ेंगे चंद चीजें, फिर हम चले जाएंगे अगले टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन चूंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 1, उसके कुछ टॉपिक्स पढ़ाने में नहीं। ठीक है दोस्तों, चलो ब्रेक कर लो भाई, और मैं इसको ब्रेक की वजह से बंद कर दूं रिकॉर्डिंग को, ताकि फिर आप इसको मर्ज कर दीजिएगा, ठीक है। क्या खत्म हुआ है, चल रहा है किसने वो भाई, आप लोग घर जाओ, हम खुद नॉक लगाएंगे इधर, नॉक वॉक आज खुद लगाएंगे, झाड़ू वाड़ू दे देंगे भाई, वालेकुम सलाम। हाँ नहीं क्लास खत्म करनी है भाई, 10 बजे